जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज का प्रोग्राम जो है वो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक जो है उनका एहतजाज जारी है और वो मुरीद के में अभी उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है और वो बुध का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं वो उन्होंने कहा है कि जी मंगल-बुध तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आया ये होता है या नहीं होता है? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सब, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ और हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जानें कुर्बान हैं। ये सब ईद मिलादुल नबी मनाने के लिए बाहर निकले थे, तो एकदम ये एहतजाज, धरना, लॉन्ग मार्च ये कहाँ से आ गया? क्या ये सियासत हो रही है इस पर भी? और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो साद रिज़वी साहब हैं उनको गिरफ़्तार किया गया था और अप्रैल में उन्होंने, पिछले अप्रैल में उन्होंने हुकूमत ने यानी कि उनको कहा था कि जी हम जो सफ़ीर है उसका मसला जो है वो पार्लियामेंट में लेकर जाएँगे, लेकिन आज तक हुकूमत उसको पार्लियामेंट में नहीं ले जा सकी। क्या ये हुकूमत की नाअहली है? और इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो पड़ाव अभी पड़ा हुआ है मुरीद के, वहाँ उन्होंने ये कहा है कि जी हमारे जो लीडर हैं साद रिज़वी साहब, मौलाना साद रिज़वी साहब, उनको रिहा किया जाए, उनको हमारे सामने इस स्टेज पे लाया जाए, तब कुछ आगे बातचीत चलेगी। तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं। अ, दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट होगा आज का वो है क्रिकेट। बहुत स बहुत सारे शौकीन जो हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी शौकीन जो हैं ख़ास तौर पर, उन्होंने बड़ी इस जीत की जश्न मनाई है। लेकिन ये जश्न सिर्फ़ और जगहों पे नहीं बल्कि कश्मीर में भी, मकबूज़ा कश्मीर में भी पहुँची है और कुछ तलबा जो हैं, उन पर उन्होंने जश्न मनाया है और उन पर तशद्दुद भी किया गया है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर से जॉइन करना था, काई साहब ने अभी तक नहीं आए। इस्लामाबाद से हमें जॉइन किया है जनाब पीर डॉक्टर इम्तियाज़ वड़ैच साहब ने। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वाह, बहुत शुक्रिया जवेद भाई। थैंक यू वेरी मच जी, वेलकम। और हमारे साथ इस्लामाबाद से ही जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। आज उनसे बहुत कुछ हमने पूछना है, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। और लंदन से हमें ज्वाइन किया है यसफ भाई ने। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। वालेकुम। काई साहब अभी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पहुंचे नहीं हैं। इम्तियाज़ भाई, आपसे शुरू करूंगा कि ये जो टीएलपी है, इनका जो एहतजाज है, इनका जो लॉन्ग मार्च है, वैसे तो ये सब निकले थे ईद मिलादुल नबी मनाने और ऑल ऑफ अ सडन इनका एहतजाज शुरू हो गया, धरना, लॉन्ग मार्च, और ये सब कुछ किया जा रहा है साद रिजवी के लिए, जो कि उनके लीडर हैं। आप क्या समझते हैं कि इसमें वाकई सियासत है या हुकूमत की नाकामी है? इसमें मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें हैं। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि सियासत तो है, चूंकि सियासी पार्टी भी है, आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है और अभी तक इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल नहीं हुई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर लेके जाना था गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट लेके नहीं गई। ये वजह कि अपने ये आप क्या लेके अपने सिंबल के ऊपर बाकायदा इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, बाई इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं और सीटें भी ले रहे हैं। तो सियासी जमात तो ये है, मजहबी जमात के साथ साथ ये सियासी जमात भी है। अब रहा सवाल ये कि ये एक प्रैक्टिस ही बन गई है कि जब भी वो देखते हैं गवर्नमेंट थोड़ी वीक फुटिंग पे है इस वक्त, मेरा ख्याल इस वक्त गवर्नमेंट जो वीक फुटिंग है थोड़ी सी, वो जो इशू चल रहा है अपॉइंटमेंट का, पोस्टिंग का, तो उसको लेके हो सकता है उनका भी कि इस वक्त मौका अच्छा है कि हम अपने लीडर को रिहा करवा लें। अब गवर्नमेंट की तरफ से पार्ट पे भी मैं समझता हूँ कि एक नाकामी इस तरह से है कि अगर तो अव्वल तो वो एग्रीमेंट ही ऐसा ना करे जिसपे इम्प्लीमेंट ना कर सके, ठीक है ना, और जब एग्रीमेंट कर लिया तो उसको फिर अबाइड बाय करना चाहिए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। अब ये जो सिचुएशन बनी है, आपने देखा जो तोड़ फोड़ हुई, सब कुछ हुआ, इसमें मैं समझता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी नाकाम हुई है। या जानबूझ के उन्होंने इससे एक अनकंसर्न रही है, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक जो लाहौर पुलिस का जो चीफ है, सीसीपी जिसको बोलते हैं, वो अपने दफ्तर में अवेलेबल नहीं था। उनका जो नंबर 2 है, जो वहां पे एसएसपी ऑपरेशन जिसको कहते हैं, वो भी वहां पे अवेलेबल नहीं था। और इस तरीके से आप कह लें कि वहां पे एक एएसपी यंग सा लड़का था बेचारा, उसके जुम्मे ये लगा दिया गया और कोई वेपन नहीं था पुलिस वालों के पास, बल्कि उनके पास वो जो सरकारी डंडे थे, होते हैं ना, स्टिक्स होती है, लाठियां होती हैं,
वो भी जी, नहीं जी। थी, उन्होंने अपने तौर पे कुछ स्टिक्स उठाई हुई थी। अच्छा, अच्छा, बड़े बेदरिक तरीके से आप कह लें टीएलपी के वर्कर्स ने मारा है उनको, जिसको पंजाबी में कहते हैं फैटी लगाई है ठीक ठाक, अच्छा, और उसमें पुलिस वाले काफी जो है वो मे हॉस्पिटल एडमिट हुए, फिर वहां पे खबर लेने भी कोई नहीं गया, कोई सीनियर अफसर नहीं गया खबर लेने के लिए। दूसरे दिन जाकर कोई जो जूनियर स्टाफ है जो आप कह लें कि सीसीपी के ऑफिस का है, वो वहां पे खबर गिली के लिए थोड़ा गया, सीनियर अफसर फिर भी नहीं गए। तो मकसद कहने का ये है कि ये तो प्लान तरीके से मुझे लग रहा है कि इसमें आप कह लें कि ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है इसके लिए एक मसाइल पैदा करने के लिए मैं समझता हूँ। और आपको याद है पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी इसको रीशफल करना चाहिए। अब ये जो गुलाम मोहम्मद डोगर साहब सीसीपी और लाहौर हैं, ये आप देखिए कि उठा के नवाज शरीफ के दौर में हमेशा ही लाहौर में रहे हैं, कभी एसएसपी ऑपरेशन तो कभी कुछ, इन्होंने लाहौर नहीं छोड़ा। इसी तरह जो सुहेल चौधरी साहब हैं, वो जो फैसलाबाद में उनका एक प्रॉब्लम हो गया था, अब वो भी लाहौर में हैं, तो ये भी वही हैं सारे। तो मेरा मकसद कहने का कि एक तो ये इसमें हुआ है, इसके साथ साथ आप कह लें कि मरीदके में अब उनका पड़ाव पड़ा हुआ है। तो मरीदके में मेरी इत्तला के मुताबिक वो जो पुलिस स्टेशन मरीदके है उसको ताला लगा हुआ है, उसके अंदर एक भी मुलाजिम नहीं है, वो सारे या तो भाग गए हैं या उनको बुला लिया गया पुलिस लाइन शेखपुरा में। तो ये सिचुएशन है, इसको बड़ी बेदिली के साथ मैं समझता हूँ हैंडल किया गया सिचुएशन को। और आप देखिए कि ये मिनिस्टर्स होते हैं, इस लेवल पे आमतौर पे ये चीजें नहीं देखी जाती, बल्कि पहले आपने देखा होगा कि जो ब्यूरोक्रेट डिप्टी कमिश्नर होता है इलाके का, एसएसपी साथ उसकी होता है, ये मिलके करते हैं आमतौर पे लोकल लेवल पे, उनके साथ नेगोशिएट करते हैं। अब रहा सवाल साद रिजवी का, तो देखिए जी, अगर हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया था, अगर से दोबारा आप कहते हैं रिमांड बैक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा हाई कोर्ट को, तो जी, जी। उसको डिटेंशन में रखने का कोई जवाब नहीं बनता, ठीक है ना। या तो फिर इस पार्टी को बैन करवाए ना सियासी तो पार्टी के तौर पे, और उसके लिए आप तरीकाकार का रेफरेंस भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, वो भी गवर्नमेंट अभी तक नहीं भेज सकी। तो इस तरीके से ये आप कह लेंगे तरला प्रोग्राम करके या मिन्नत समाजत करके अगर इनसे इस दफा भी जान छुड़ा लेंगे तो ये प्रैक्टिस बन चुकी है। ये तीसरा मौका आपने देखा होगा, ये पहले 2 दफा खादम साहब रिजवी साहब मरहूम जो हैं वो चढ़ाई करते रहे इस्लामाबाद के ऊपर और बड़ी कामयाब रहे। अब ये इस जमाने में अब आके उनके जब वो जा चुकी हैं तो उनका बेटा जो है जेल के अंदर है, तो वो ऐसा किया गया है। तो इसका एक परमानेंट मैकेनिज्म इलाज होना चाहिए, क्योंकि देखें ना, ये तो फिर मुल्क ना हुआ यहाँ, तो फिर आप या तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करें या फिर ये कि आप फिर सरेंडर कर दें, बिल्कुल सरेंडर कर दें। तो मतलब कोई भी मामला जो है अगर देखिए मौजूदा गवर्नमेंट का, स्वाय कुछ फॉरेन अफेयर्स के बारे में, बाकी सारे मामला में आप कह लें कि कीमतों का कंट्रोल है, या आप कह लें कि उनकी जो परफॉर्मेंस है खास तौर पंजाब के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और इसका कोई सदेबाब करना चाहिए मुश्किल तौर पे, ताकि ये जो एक बन गई है, एक प्रैक्टिस बन गई है कि जब दिल करता है टीएलपी वाले देखें नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमारी सबकी कुर्बान, ठीक है ना। अब नारा जो है वो जो है कि लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक, ये तो हम भी लगाते हैं ना, अब उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ जी। कोई भी मुसलमान इससे इम्तियाज भाई इनकार नहीं कर सकता। इफ्तिखार भाई, आप क्या समझते हैं कि इसकी टाइमिंग जो है एहतजाज की, वो इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं और वज़ीर दाखिला जो हैं वो भी अच्छा हुआ कि वो वापस आ गए, दुबई गए हुए थे मैच देखने के लिए। आप क्या समझते हैं कि ये पीछे से सियासत शुरू हो गई है? क्योंकि निकले तो ये सब ईद मिलादुल नबी मनाने गए थे, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसे इम्तियाज़ भाई कह रहे थे कि जो इंचार्ज पुलिस हैं लाहौर में और वो वहाँ से गायब थे, तो आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ की जो बकियात है वो भी इनसे मिली हुई है? थोड़ा सा पहले वो उन्होंने क्या एहतजाज से, मेरा भी एहतजाज है आपसे कि ये इंतहाई अहम प्रोग्राम जिसके 2 हिस्से बन सकते थे कि असल में जो इश्क रसूल है क्या, और दूसरा ये कि टीएलपी की एक्चुअली क्या इसमें कोई साजिश ऐसी इन्वॉल्व है या नहीं है। पहले तो मैं इस चीज को डिनाई करता हूँ कि पुलिस जो है वो बिल्कुल वेली बैठी हुई थी, दफ्तरों को ताले लगे हुए थे, क्योंकि मैं खुद राव सरदार और जो है सुहेल के साथ जो है हमारा इंटरेक्शन था, और आप खुद देखा होगा कि पुलिस वालों को 2 उनकी वैनों को आग लगा दी, जो तो टीवी के सामने आई है, और उन्होंने 2 गाड़ियों पर भी चढ़ा दिया, दोनों तरफ से 2 उनके भी शहीद हुए। और जो दूसरी बात कर रहे हैं कि आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था, मैंने और आपने, जो पीर अफजल कादरी के ऊपर,
ठीक है ना। जी जी अब देखें वो इंतहाई इंपॉर्टेंट था वो प्रोग्राम, जिसमें पीर अफजल कादरी जो बानी अरकान में था, खादिम हुसैन। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बाकी दोनों साहबान को जी जी बिल्कुल आप दे बिल्कुल दें। बिल्कुल ले लें आप टाइम। अब टाइम आ गए 20-25 मिनट आपने कहा मुझे टोटल प्रोग्राम का। तो उसमें हुआ ये था कि पीर अफजल कादरी ने कहा था कि ये साद रिजवी एक नशई है, और ये बानी में से था, खादिम हुसैन रिजवी। तो खादिम हुसैन रिजवी का के साथ उन्होंने कहा कि मेरी मेरी बात हुई थी, तो उसने कहा कि मेरा बेटा नशई है साद रिजवी, और ये कब्जा ग्रुप का मालिक है, और इसने बल्कि इराक के अंदर हमारे जो नाम पर 40 किनाल जो है जमीन जो ली है, वो भी हमारे नाम पर लिया, जो गलत है। और दूसरा, ये हाफिज कुरान नहीं है, जो हमारी अमीर के लिए जरूरी है, उसने उम्मत को लीड करना है। और तीसरी बात है, एक दरसे निजामी हुआ करता है मौलाना निजामुद्दीन, ये जो अपना उधर फरंगी महल जो है एक इंडिया के अंदर, उस वक्त शहनशाह औरंगजेब के बाद ये एक वहां पे तरतीब दिया गया था कोर्स 300 साल पहले, वो आज भी वही कोर्स चल रहा है, उसका पहला साल भी उसने क्लियर नहीं किया। तो अब वो उसके बाद उसने कहा था कि मैं खुद जो है इसको लीड करूंगा। आज उसके बाद मैंने ये प्रपोजल दी थी उस वक्त, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी प्रपोजल दी थी, और ये मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को भी प्रपोजल दी थी कि आप इस बयानात पर उनको बुलाएं, साद रिजवी को बुलाएं, और साद रिजवी से पूछें जो क्रीडेंशियल उसने बताए हैं। एक तरफ पीर अफजल कादरी साहब को भी बुलाएं, दूसरी तरफ उनका ये लोग जो है फसाद पैदा करेंगे। और ये हमने प्रोग्राम में भी कहा था, और वो वायरल हुई थी उस वक्त वीडियो, और ये नवंबर की बात है। और ये जो सिलसिला है, अभी जो लेटेस्ट बात आई है, ये लेटेस्ट बात आई है, जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने कुछ पकड़ी हैं, इनके ट्रांजैक्शंस पकड़ी हैं। तकरीबन कहा जा रहा है 107 के करीब ट्रांजैक्शंस हुई हैं इंडिया की तरफ से, इनके जो रिसेंट जो हुआ है, ये जो धरना शरना होता है या इनका जो होता है। क्योंकि आप देखें, जब पाकिस्तान के अंदर बड़े लेवल पे जो प्रोटेस्ट होते थे, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते थे, उनमें भी यही कहा जाता था कि इसकी कोई फॉरेन फंडिंग जरूर है। तो ये इस किस्म की जो फॉरेन फंडिंग्स हैं, वो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको पिछले साल भी बता दिया गया था कि भाई आप जो है इन चीजों को मॉनिटर करें। आज क्यों अचानक उनको नजर आ गई है? आप देखें कि फिर समरी एक गई है प्राइम मिनिस्टर के पास भी और मुतल्लिका अदारों की तरफ से कि इसको रहा ना किया जाए, अपना साद रिजवी को। इसके बारे में कुछ शदीद किस्म के जो इस पर हेनियस क्राइम के इनके हैं, और कॉन्टेक्ट्स जो हैं इसके साबित होते हैं। इफ्तिखार भाई बड़ी माजरत चाहता हूँ, आप ये बताइएगा कि अप्रैल से लेके अभी तक हुकूमत सोई हुई थी क्या? कुछ क्यों नहीं इकदाम उठाए गए? जी बिल्कुल, ये दिस इज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इट। देखिए, उनको पता था कि अब अच्छा, वैसे भी फ्रांस का सफीर पाकिस्तान में है ही कोई नहीं है, कौंसल जनरल है। और दूसरी बात है, ये इनको टेकअप कर देना चाहिए था उस वक्त भी, तो उस वक्त टेकअप इन्होंने नहीं किया। पार्लियामेंट के अंदर बात करनी चाहिए थी उस वक्त, अभी भी पार्लियामेंट के अंदर बात नहीं हुई। इस बात को अभी हाशप करने की कोशिश की जा रही है कि जी मतलब साद रिजवी, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इस किस्म की कोई अप्रूवल दे दी हो कि जी साद रिजवी को आ जाए। मुझे नहीं लगता कि बुध वाले दिन साद रिजवी को ये रहा करेंगे। हाँ, वो मामला तो ये होगा कि कुछ आप के केसेस वापस कर देंगे, कुछ रहा कर देंगे, और जो मुकमुखा हो जाएगा, जिस तरह पहला नवंबर में हुआ था, फिर 2017 में हुआ था नवाज शरीफ के दौर में भी, जिस वक्त फैज हमीद जो डिप्टी डीजी था ISI के अंदर, जब वो पैसे भी दिए गए थे। तो हुकूमत की इसको, इस आग को जो उसके अंदर बगोला जो लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो मुख्तलिफ एजेंसीज जो है वो काम कर रही हैं, जो फॉरेन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो हमारी एजेंसीज का काम था कि आप इसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं और उसको निप द इविल इन द बड। अभी भी मैं करूंगा, गुजारिश करूंगा जनरल फैज हमीद साहब से भी और DG अपना जनरल बाजवा साहब से कि आप इस चीज को, इन एलिगेशंस को देखें। नेशनल इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। और जहां तक आप बात करते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह की, तो ये जो खादिम हुसैन रिजवी है, वो ये जामी साहब हैं, ये बुलड़ा शरीफ के उनके मरीद थे, ठीक है ना। और ये उनके वालिद थे पीर नसीरुद्दीन शाह साहब। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। आपको पता है, मैंने 6 घंटे का एक प्रोग्राम अमेरिकन चैनल पे किया था, और वो बिल्कुल तसव्वुफ के ऊपर मैंने किया था प्रोग्राम। तो वो उनका तसव्वुर ही डिफरेंट है। उनका तसव्वुर स्ट्रीट फाइटर
नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इश्क रसूल के बारे में जो कंसेप्ट है, क्योंकि ये जिस तरह, क्योंकि आपका पास टाइम थोड़ा है ना, पीर रूमी के बारे में जो इल्लामा इकबाल का जो तस्वर है ना, इश्क है मौजूदा सल्तनत फख्रुद्दीन, इश्क के अदना गुलाम साहिब ताजो नगी, इश्क मकानो मकी, इश्क जमानो जमी, इश्क सरापा यकीन और यकीन फतेह बाब, कि जब यकीन कामिल होता है तो फतेह बाब दरवाजे खुल जाया करते हैं। तो ये जो तस्वर ये पीर गोल्डा शरीफ वाले जिनके ये मुरीदैन है, तो मेरे पीर जामी से भी उस वक्त बात हुई थी कि भाई आप कम से कम हुकूमत को चाहिए था कि उनके साथ रवाबत करते, कि खादम हुसैन रिजवी को उस वक्त, जब खादम हुसैन रिजवी जिंदा था तो उस वक्त पीर जामी साहब को इस बात पे डिटेल किया गया था कि आप अपने मुरीद को समझाएं। और अभी भी मैंने एक और भी उनको प्रपोजल दी थी कि मशाइख उज़ाम की एक कॉन्फ्रेंस कायम की बुलाई जाए। वो तो इस किस्म के जो मामलात में वो तो स्ट्रीट फाइट का तस्वर नहीं है, बल्कि बाज़ का तो ये भी वो कहा जाता है कि नाजायज तौर पर जो जिहाद का तस्वर, मेरी खुद पीर नसीर के साथ इस पर डेलिब्रेशन हुई थी और उसका अभी वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, कि जो जिहाद का तस्वर है वो जो हाकिम वक्त होता है वो देता है। तो ये जो तस्वर है कि जी आप अपने तौर पर तलवार लेके बाहर लेकर, फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल और फितना अकबर मिनल कत्ल, ये 2 दफा कुरान पाक में आया। तो लिहाजा ये हमारी हुकूमत की नाअहली है कि आपने एक आग का चंगारी है उसके ऊपर जनाब हाथ रखा हुआ है और वो किसी तरह भी भड़क सकती है। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि हमारे जो बेचारे मासूम लोग हैं जो या रसूलुल्लाह का नाम, उधर से आप देखें वीडियोस अवेलेबल है, मेरे पास अवेलेबल है। और पिछली दफा भी मैंने इनाम गनी जो आई थी था वो उसने भी ये उसके भी दौर में ये हरकत हुई थी, तो वो बकायदा या रसूलुल्लाह उन्होंने फोर्स बनाई पुलिस की, वो इधर से या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं और इधर से या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए निकलते हैं, और बच्चे को जीन्स की पैंटे पहने फलां कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, और आपको एक तलवार लेके वो शख्स जो है वो निकला हुआ है, वो नूरुद्दीन जंगी बन के वो लोगों को कत्ल कर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हुकूमत के जो अपने मामलात हैं उनके साथ वो सर्द मोहरी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि साद रिजवी साहब को जनाब लेके जाके उधर फ्रांस की एम्बेसी में जाके एक वो याददाश्त पेश करवाते, ठीक है ना, कि भाईजान जाके याददाश्त पेश करो जाके वहां पे, और वहां पे फ्रांस की एम्बेसी के, अभी तो फ्रांस की एम्बेसी की बात ही नहीं कोई हुई थी ना, उनके अंदर सफीर ही कोई नहीं है इधर जिनके बारे में वो कह रहे हैं, वो इस बात पे भी कन्विंस नहीं कर सके कि फ्रांस का सफीर यहाँ पे नहीं है, तुम किसको बाहर भेजना चाह रहे हो, ठीक है ना। अब इस वजह से आपको पता है कि फ्रांस के सदर ने उधर हिजाब पर पाबंदियां, मुसलमानों की मसाजिद पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं, और वहां मुसलमान ज्यादा तड़प रहे हैं। तो उनके साथ जो नेगोशिएशंस करना चाहिए, पहले तो इसके ऊपर जो पीर अफजल कादरी ने इल्जामात लगाए हैं उनको पब्लिक में लेके आए, उनको कहें कि जनाब क्लियर करें आप क्या काबिल। जी आपका पॉइंट आ गया। ये मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को भी अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो साथ साथ पूरी करनी चाहिए। जी ताई साहब। सही है जी। यशब भाई आपकी तरफ आऊँगा कि ये जो जमातें होती हैं मजहबी, क्या इनके अंदर इतनी अकल नहीं होती कि जलाओ घिराओ वाला जो है वो मामला ना हो। हमारे मुल्क में जब भी कोई इस किस्म का मामला होता है, चाहे जमातें मजहबी हों या कोई भी जमात हो, वो हमेशा ऐसे ही करती हैं कि जलाओ घिराओ की तरफ पहुंच जाते हैं, और जनाब डंडे और सोटियां लेकर, और पुलिस वाले भी शहीद होते हैं और इनके लोग भी शहीद होते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये बिल्कुल जैसे अभी इफ्तिखार भाई ने कहा, इम्तियाज़ भाई ने भी कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जानें कुर्बान हैं, लेकिन क्या ये तरीका है एहतजाज का? देखें, बुनियादी चीज़ ये है कि चीज़ों को कालीन के नीचे छुपा देने से चीज़ें छुप नहीं जाती हैं। आपको मसले हल करने पड़ते हैं। किसी से बात करनी है तो बात करनी पड़ेगी, किसी को सज़ा देनी है तो सज़ा देनी पड़ेगी, किसी को जज़ा देनी है तो जज़ा देनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई और चारा है नहीं। जी। आप ये चाहेंगे ये कुछ दिन के लिए बात छुप जाएगी, उसके बाद ये होगी। जिस तरह से दूसरे सारे मामलात में हमारे यहाँ माफिया है ना, मजहब में भी माफिया है। आप देख लीजिए कोई मजहबी मसला चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे वो रोयत हलाल कमेटी का हो या किसी और किस्म का हो, या ये जो नजरियाती काउंसिल है उसके हवाले से हो, तो ये जितने भी लोग हैं ना ये सारे इकट्ठे हो जाते, चाहे गलत पे इकट्ठे हो जाए। सही है। इसी वजह से हमारे यहाँ मुश्किल ये होती है कि किससे बात करे आदमी, किससे बात ना करे।
लेकिन इसमें बुनियादी कमजोरी मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट में ज़ाहिर है ये वजारत दाखिला के नीचे आते हैं, और वजारत दाखिला से नीचे डाउन जो जितने भी हैं वो सारे इसके जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट हाई लेवल पे ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ये कर सकती है कि उनको बंदों को बदल दे जहां जहां जो है गलत काम कर रहा है, लेकिन अब मुश्किल ये है कि कितने बंदे बदलेंगे। पंजाब में आपने देख लिया कितने आईजी बदली, कितने चीफ सेक्रेटरी बदली है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब सूरत ये है कि इसका हल सिर्फ एक ही ये है कि आप किसी आदमी को मिसाल बना दें और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। हमारे यहाँ ये जो हर चंद साल के बाद मुसीबत शुरू हो जाती है कि जी ब्यूरोक्रेसी नहीं काम कर रही, वो इसलिए नहीं करती कि उसको पता है कि कोई दूसरे आ जाएंगे तो हमें उनके साथ भी जाना है, ये जो खड़े हैं ये तो पता नहीं कितनी देर रहेगी। पीटीआई की गवर्नमेंट की इस वक्त पोजीशन थोड़ी सी कमजोर महंगाई की वजह से है। उसमें ज़ाहिर है उसमें पीटीआई का तो अपना कुछ जाती अमल दखल तो ऐसा नहीं है जिसका इल्जाम उसको दिया जाए, लेकिन भारत दखल तो है, गवर्नमेंट पे है। माफिया पे आप क्यों नहीं कंट्रोल करते, कीमतों को क्यों नहीं कंट्रोल करते, ये गवर्नमेंट ने करना है, किसी हर आदमी ने दूसरे आदमी तो जाके नहीं करता। गवर्नमेंट की कमजोरियां वही हैं, लेकिन वो सारी कमजोरियां जो है ब्यूरोक्रेसी और जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी वजह से खड़ी होती हैं। इनको एड्रेस करना पड़ेगा। कभी वो मौलाना रशीद आ जाते हैं, कभी साद रिजवी आ जाता है, कभी कोई और आ जाएगा। उसके बाद भी आप देखेंगे कि अगर खुदा ना खासा गवर्नमेंट ने कोई बहुत सख्त एक्शन ले लिया तो सारी सियासी जमातें, खासतौर पर JGY जो है, वो सब इकट्ठी हो जाएंगे और सारे साथ रिजवी के साथ जमा हो जाएंगे। उसके हकूक उनको याद आ जाएंगे, जो आम पाकिस्तानी के हकूक हैं या आम पाकिस्तानी के जो ज्यादती जो हो रही है उस पर कोई बात नहीं करता। वो उस वक्त उस आदमी के साथ जमा हो जाते हैं जिसने ज्यादती की होती है। इस वजह से गवर्नमेंट को बहरहाल अपनी एक पॉलिसी तय करनी चाहिए और उस पर अमल दरामद भी करना चाहिए, उसके बगैर कोई और चारा नहीं है। जी इम्तियाज़ भाई, इफ्तिखार भाई ने कहा था कि जी बाहर से इनको फंडिंग आ रही है, लेकिन मैं कुछ सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस ऐसी देख रहा हूँ कि जो TLP वाले हैं वो गवर्नमेंट पे लगा रहे हैं इल्ज़ाम कि जी इनके पास कहाँ से दौलत आ रही है जो हम पर ये तशद्दुद करने के लिए खर्च कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए पहली चीज तो ये कि मैं कहता हूँ उनके ऊपर तशद्दुद हुआ ही नहीं है। मैं इफ्तिखार साहब से एग्री नहीं करता, और मेरे पास उसकी फुटेज मौजूद है कि जहाँ पे मरीज के पुलिस स्टेशन को ताला लगा हुआ, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो सीनियर अफसर हैं वहां पे, जिनको फेंटी पड़ी पुलिस अफसरों से, मैंने उनसे रब्ता किया, उनसे मैंने बात की है, तो वो कंफर्म है कि वहां पे ASP था एक बेचारा बिल्कुल यंग, जिसको एक रबड़ बुलेट्स की एक उसके पास गन थी बस, और उसको उनको ना तो वेपन दिए गए ना उनको स्टिक्स दिए गए। तो जो सीनियर जो अफसर हैं पुलिस के या वहाँ की इंतजामिया के लाहौर के, उन्होंने अपने वो ऑफिस में भी अवेलेबल थी जब ये वाकया हुआ उस वक्त। तो ये सिचुएशन है। अब रहा सवाल जी कि ये जो फंड्स आते हैं वहां पे इंडिया से आ रहे हैं या किसी और जगह से आ रहे हैं, ये देखिए इसको साबित होना चाहिए ना। अब जस्ट कहना मतलब कोई कह दे जिस फंड्स आ रहे हैं फलानी जगह मुझे फंड्स आ रहे हैं, से कह दिया जाए ईरान से आ रहे हैं इम्तियाज को फंड, तो अब ये इल्जाम लगाना तो कोई चीज नहीं है। ये गवर्नमेंट को चाहिए या मुतलका जो इन्वेस्टिगेशन के अदारे हैं जैसे FIA है या दीगर अदारे हैं, एजेंसियां हमारी, FIA नहीं करता है इसके, उसके ऊपर बकायदा इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन करके ये देखे कि अगर फंड्स आते हैं तो जाहिर कोई ना कोई उनके पास सबूत तो होएगा ना। जब बात अगर निकली है और ये अगर इफ्तिखार साहब तक पहुंची है तो कई और लोगों को पहुंची होगी, तो इसकी बकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर ऐसा साबित हो जाए तो इसका कला कमा करना चाहिए। अब रहा सवाल ये कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो बड़ी फंसी पड़ी, मैं समझता हूँ। उसकी वजह कि उसकी अपनी पोजीशन भी आपने देख लें कि उनके अपने जो बलोचिस्तान के अंदर आप देखें कि चीफ मिनिस्टर जो है वो फारिग हो गया है। अब एक नई एक सिलसिला चल पड़ा है जिसकी रिफ्लेक्शन खुदा जाने कल को पंजाब पे भी आ जाए। तो मेरा मकसद कहने का कि ये भी सिलसिला है, गवर्नमेंट को माशी एतबार से भी काफी परेशानियां हैं, चूंकि महंगाई उसके कंट्रोल में नहीं आ रही और आवाम जो है काफी तंग है इससे। तो इसलिए इस तरह के कोई डेयरिंग स्टेप्स अगर हम एक्सपेक्ट करें गवर्नमेंट करेगी, किसी पार्टी के साथ को क्रश करेगी या उसको आप कह लें कि उसके ऊपर मुकम्मल बैन लगाएगी, और खास में ऐसी पार्टी जो कि नाम ले रही है नबी पाक का, ठीक है ना जी। और हमारी मेजोरिटी जो है देहात से बिलोंग करती है, और देहाती लोग जो है वो आपको पता ही है कि ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है, जज्बाती बड़े होते हैं। तो इसलिए बड़ा मुश्किल सिचुएशन है इस वक्त जी। बिल्कुल सही है जी। इफ्तिखार भाई, ये फंड्स का जो मसला है, क्या हमारी एजेंसीज जो हैं वो इस पे नजर नहीं रखती कि ये जो जमातें हैं इनको फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? देखें, बिल्कुल रखनी चाहिए। पहली तो मैं इस बात को डिनाई करता हूं क्योंकि उन पर डॉक्टर साहब के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है पुलिस के हवाले से, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि जो ASP की बात कर रहे हैं, जो मरीज के थाने को लॉक करने की बात कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर सारे थाने लॉक हैं
सर थाने सारे लौटे हैं, उसकी वजह ये है वो थानों पर हमले कर रहे हैं, ठीक है ना, उस वजह से वो थानों के अंदर आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा। और जब उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, जी बिल्कुल ताले लगे हुए हैं, लेकिन वो ताले का मकसद ये नहीं है कि पुलिस का सिर्फ एक एएसपी काम कर रहा है वहां पे, वो पूरी जो चेन है, चेन ऑफ कमांड है, वो उसके साथ काम कर रही है। दूसरी बात जो आप बात करें, मैंने आप इस प्रोग्राम में से पहले भी मैंने कहा था, और ये आपको पता है कि जनरल आपकी जो वीडियोस कहां पे जाती हैं, और जनरल बाजवा का बाय नेम मैंने नाम लेकर कहा है आपको, और ये बल्कि मैं खुद भी भेज दूंगा वहां पे, तो वो ये बाकायदा उनका काम है एजेंसीज का, ठीक है ना। फैज हमीद बेशक जो कुछ भी है वो गया हुआ उधर अपने कामों के लिए सिलसिले के में, जो हमारी दूसरे जो अफगानिस्तान के मसाइल हैं, लेकिन वो इस चीज को मद्देनजर रखें कि जो रिपोर्ट्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं, और मार्केट से मुराद ये है जो इंटेलिजेंसिया की मार्केट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है उसको आप बिल्कुल ना छोड़े। और ये आज की बात नहीं है, ये मैं पिछले साल से बात कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी एजेंसी जो हैं वो उनका काम है ये कि इनके ऊपर जो इल्जामात लगे हुए हैं, इवन पीर अफजल कादरी की तरफ से वो जो इल्जाम लगाया वो तो ओपन लगा था ना, कि 40 कनाल जो इसने जमीन हमारे पर कब्जा करवाया इराक में हमारे नाम पर इसने ली है। सर भाई आपने वो रिपीट किया है, ये अब हमारी एजेंसी जो है उनका काम बनता है, हुकूमत का काम बनता है कि इस पे इंक्वायरी करवाएं आप। बिल्कुल करवाएं इंक्वायरी, ये बिल्कुल इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर इसके ऊपर आज मेरी ये अंडरस्टैंडिंग ये है कि बुध को साद रिजवी को रहा शायद नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर इसका मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन जो उन तक पहुंची हुई है, एजेंसीज के पास पहुंची हुई है, एजेंसीज को इफ्तिखार चौधरी के जरिए नहीं पहुंची, और उनकी इंफॉर्मेशन कहीं और से मेरे तक पहुंची है, तो वो लिहाजा उनको इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि ये जो जितने भी है, सिर्फ ये नहीं है, जितने भी हमारे यहाँ मजहबी टूल्स हैं, ठीक है ना, ये आज की बात नहीं है, 1938 से ये राज सईद छतारी, मैं इसलिए कहता प्रोग्राम का टाइम कम है, राज सईद छतारी की तरफ से भी ये था कि MI5 MI6 सपोर्ट कर रही है, यहाँ के मुसलमान जो मदारिस के अंदर जो मौलवी लग रहे होते हैं, वो मैं किसी और प्रोग्राम लेक्चर में भी दिया था, लंदन का एक टीवी प्रोग्राम के अंदर। चलें ठीक है, किसी और इस पे तफसीली, हाँ जी, तो वो उसी तरह हमारे अंदर पेनिट्रेट सब कर चुके हैं, ठीक है ना। और ये जो आपके जो है ना, ये जो खुदकुश हमले करने वाले छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये कौन लोग हैं जिन्होंने पाला है इसको, ठीक है ना। तो ये खुदकुश हमले को भी इन्होंने पाला था, ये भी मुसैद और राज जो है, ये इनका मुश्तरका कार्रवाइयां थी, ठीक है ना। जो आपको होली कुरान के ऊपर से आयात की गलत तशरीह करके हूरों का तस्वर देना, और हूर मकसूरातुन फिल खयाम, इस तमाम आयात को मिस इंटरप्रेट कर उन बच्चों के ज़हन में डाल देना कि 72 हूरें मिलेंगी, फलां करें, तो खुद कुछ हमले को आप प्रवोक करते थे। तो ये चीजें जो है वो ऑलरेडी इंटेलिजेंस एजेंसीज के नोटिस में है, और इनको मजीद जो है मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि बुध तक देर इनफ टाइम है उनके पास, और उनको जनाब आइडेंटिफाई करें और उनको करार वाकई सजा दें अगर वो इस किस्म के मामला, तो इनको वो मन्ना साहब आ रहे हैं कि वो कलीन के नीचे ना डालें। ठीक है इफ्तिखार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आज कुछ कश्मीर के हवाले से भी दोस्तों ने बड़ा रिक्वेस्ट की थी कि हम आके प्रोग्राम में कुछ बताना चाहते हैं, तो उनको भी बुलाया हुआ है, और कुछ क्रिकेट का भी है। आप लोगों को भी बड़ी खुशी हुई होगी कि पाकिस्तान, सर मैं इसलिए तो याद कर रहा हूं कि टाइम बड़ा थोड़ा आपने रखा हुआ है ना, वो मैंने 25 मिनट का वो डिस्कशन टोटल 1 ही घंटा रखना पड़ता है, क्योंकि 1 ही घंटा। ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, आप बुलाएं उनको। शेफील्ड टेलीविजन लाइव जो है उन्होंने 1 ही घंटा दिया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम, अल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। यसो भाई, आप क्या कहेंगे कि ये हमारी एजेंसी जो है, ये देखें ना, इनको तो निगाह रखनी चाहिए ना कि फंड कहाँ से आ रहे हैं। देखें, बहुत मुमकिन है कि एजेंसीज ने अपना होमवर्क कर लिया हो, लेकिन वो बहुत, देखें ना, हवाएं और जो अफवाहें हैं वो कहीं भी चल सकती हैं और किसी वक्त भी चल सकती हैं। चूँकि PTI गवर्नमेंट आजकल थोड़े से क्राइसिस में है, तो ये भी खदशात हो सकते हैं कि उन्होंने इंफॉर्मेशन होल्ड की हो और वो जानबूझ के ना दे रहे हो। लेकिन हमारे यहाँ 100 किस्म तो मसाइल है ना, कि मतलब गवर्नमेंट और आर्मी और इंटेलिजेंसिया और ब्यूरोक्रेसी, ये कभी भी एक पेज पे तो होते नहीं है। लेफ्ट राइट सेंटर सारे कभी दाएं होता है, कभी बाएं होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इस वजह से बहुत मुमकिन है ये सारी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन चूंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि गवर्नमेंट का बलूचिस्तान में मसला है, महंगाई अपनी ज़ाहिर है एक शिद्दत है, उसके अलावा मतलब
कोई चीज नॉर्मल, तो देखे ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई चीज कभी भी नॉर्मल नहीं रही है। शायद ही कोई ऐसा हुक्मरान गुजरा हो जिसको बहुत नॉर्मल हालात में हुकूमत करने का मौका मिला हो। इसलिए सही। इस वक्त इमरान खान बाहर गए हैं, कल वल मेरा ख्याल वो आ जाएंगे या आ चुके हैं, तो उसके बाद मुमकिन है ये जो इन्होंने लटका के रखा हुआ ये सारा सिलसिला, ये अपने ISI के चीफ का जी गैर जी जरूरी है, जिसका कोई सबब नहीं है, कोई वजह नहीं है, कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसी चीजों को नहीं करना चाहिए दोनों पार्टीज को। मैं तो दोनों पार्टीज को कहता हूँ कि मतलब इसको आर्मी को भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ये चीजें आपस में बैठ के अलहदा बैठ के तय करनी चाहिए, बजाय इसके को मीडिया। अच्छा, मीडिया आजकल ऐसा है कि मतलब उसका कोई मादर पितर आजाद किस्म का है, अच्छा उनको आप पूछ नहीं सकते, सच्ची बात है। ठीक है सही ना, हर आदमी ने जिसका बात करने को जी चाहता है, और कोई टीवी चैनल जो माकूल टीवी चैनल है उनको वक्त नहीं देता, उसने अपना चैनल बना लिया हुआ। सही है। सारे पाकिस्तान में आप देख लीजिए, जितने बड़े बड़े वो जो मुबस्सिरीन थे और एंकर थे, वो सारे उन्होंने अपने अपने चैनल बना लिए। अब वो जो जिसके मुंह में आता है, जो जितनी बातें वो फैला सकता है, गलत फहमियां फैला सकता है, वो उसको हक है। गवर्नमेंट शायद इसीलिए चाह रही है कि इनको भी किसी सिस्टम में लाया जाए ना। इस वक्त तो जो बड़े बड़े चैनल हैं वो अपने मतलब बाजुकात अपनी किसी मजबूरी के तहत या बाजुकात अपनी पॉलिसी के तहत हर आदमी को अपने चैनल पे आने की इजाजत नहीं देते, तो उन्होंने अपने चैनल बना लिए। अब वो चैनल ज़ाहिर है, देख लीजिए ना, यहाँ से आपको पता ही है, लंदन से बैठ के ये नवाज शरीफ हुए या ये दार साहब वगैरह हुए, ये सारे अपने अपने काम कर रहे हैं, और ज़ाहिर ये खबरें पाकिस्तान में भी पहुंचती है ना। कभी बिल्कुल फ्रांस ऐसी में है। खिताब कर लिया, कभी दूसरी जगह कर लिया, कहीं इधर कर लिया, कभी पाकिस्तान कर लिया, तो ये मतलब ये चीजें निकल तो आती है ना। तो इस वजह सही। से ये सारी चीजें सिस्टमेटाइज हो जाएंगी, उसके बाद इसको कुछ तरीके से देखा जा सके। चलें, यसर भाई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और बहुत नवाजी, उम्मीद है आपने भी खूब खुशी मनाई होगी पाकिस्तान की बेशक जीत की। बेशक बहुत कंप्रीहेंसिव बहुत विक्ट्री शुक्रिया। थी पाकिस्तान की, और इसमें जी कोई जी डाउट नहीं है कि जितनी खुशी कल हुई है बहुत कम दिन है, और खासतौर पे आजकल के हालात में गवर्नमेंट के जो हालात खराब है, जी जी पाकिस्तान के सियासी हालात खराब है, उसमें तो ये बिल्कुल नेमत थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज जी। लास्ट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू इम्तियाज भाई, आप क्या कहते हैं ये फंड्स वगैरह का जो मसला है ये? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बस मेरा ख्याल बात हो गई है या कर दी गई है, क्योंकि देखिए ना, जी जी इसमें हमेशा ये इल्जाम लगते रहते हैं, हर एक के ऊपर लगते हैं, इवन पीटीआई जी, गवर्नमेंट के ऊपर लगते हैं जी, फॉरेन फंडिंग इन्होंने ली है, और सही ये है। मुख्तलिफ के इल्जाम होते हैं, जस्ट ऐसे आप कह लें कि इसको सेल करने के लिए और मीडिया पे हम्म, लाने के लिए। अदरवाइज इसकी कोई हकीकत नहीं होती। अगर ऐसी कोई चीज होती है तो हम्म, इसको फिर इन्वेस्टिगेट किया जाए, कंक्रीट सही उसके है। ऊपर आप करना चाहिए। अब इसमें मैं नहीं समझता कैसा है, अलबत्ता ये जरूर है कि अब साद रिजवी जो है, अगर देखो ना, एक टीएलपी एक पार्टी है जो बकायदा इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही है। आपने देखा वो बाई इलेक्शन में भी उन्होंने हिस्सा लिया, और इवन ये जो आपके कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए उसके अंदर भी उन्होंने कुछ सीटें ले ली हैं। सही अगर जो एक तरफ थोड़ी सी, एक तरफ इम्तियाज भाई उनको कल अदम करार देते हैं, दूसरी तरफ वो इलेक्शन भी लड़ रहे हाँ, हैं। और उनका उनका बकायदा रेफरेंस भेजते सुप्रीम कोर्ट में और उस पार्टी को बैन करवाते एज पोलिटिकल पार्टी, तो वो अभी तक सही हुई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो या तो गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही अंदर से, मतलब आपके लिए ढीला ढीला सिलसिला चल रहा है, या इनके पास कंक्रीट सबूत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सके। चलें, इम्तियाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो बहुत मच। और मैं माजरत चाहता हूँ कि आज शॉर्ट टाइम मिला है सबको, बहुत बिल्कुल शुक्रिया सही। आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, किसी अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं जी। ये तो था आज का जो मेन टॉपिक था हमारा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो जल्द से जुलूस, एहतजाज और लॉन्ग मार्च कर रही है। इसके बाद हम बात करेंगे, और कुछ क्रिकेट पर भी बात होनी है, और क्रिकेट की धूम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों तक नहीं पहुंची, वो मकबूजा कश्मीर में पहुंची है, और वहाँ भी लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो फैंस होते हैं, चाहे वो हमारे पाकिस्तान के हों या इंडिया के हों, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो प्लेयर्स होते हैं, खेल है, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंडिया जब हारा तो हमारा हमारा क्या, इंडिया का क्या, मुसलमान हमारा भाई है, वो खेलता है इंडिया के लिए, जिसका नाम है मोहम्मद शमी, और उसको ऑनलाइन जो है बड़ी गाली गलौच दी गई है। ये आप देख रहे हैं, मैंने लगाया है एक टिकर
कि जो शमी है उसको he faces online abuse after India lost against Pakistan Indian cricket मोहम्मद शमी. So ये बड़े अफसोस की बात है, इस पे भी हम बात करेंगे. हमारे साथ आए थे जनाब मारूफ हुसैन साहब, वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं. हमारे साथ एक और आज गेस्ट हैं और वो English speaking guest hai, mashallah. She can't understand what I'm saying. Anyhow, Julie, welcome to the program. Julie, can you just give us a little introduction of yourself? Yes, well, I am the chair of Sheffield Labour Friends of Palestine. So we are a group of Labour Party members in Sheffield who work in the party, through the party, to raise awareness about the Palestinian struggle for their rights and their freedom. We've been established since 2015. जावेद भाई आप म्यूट हैं. भाई बहुत शुक्रिया आपका. जूली, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंट्रोडक्शन. और असल में हमारे स्टूडियो में एक और गेस्ट आए हैं तो वो जरा ऊपर नीचे काम हो जाता है लाइव प्रोग्राम में, आपको पता है. Julie, what do you think the situation in Indian occupied Kashmir? There's no internet, there's no telephone facilities, and they have been suffering well over 2 years now. And it's like a siege, it's like a jail, the biggest jail in the world. What do you think about it, and what can our local government or the national government in UK, what can they do towards it? Well, you know, speaking sort of on behalf of our organisation, we feel a great deal of empathy and solidarity with people who are under this situation of siege in Kashmir, because it relates very closely to conditions of siege in Gaza and of the occupation that the Palestinian people suffer under. We hear about abuses of human rights. We've heard about children in detention. We've heard about people being blinded. We've heard the voices of our local people in Sheffield who have had periods when they've not been able to hear about their relatives, or when they've, you know, heard that they've been suffering in various ways. So yeah, I feel, you know, a very deep concern about the situation. We worry very much that things seem to have changed a great deal, that where, you know, our government doesn't seem to be taking a neutral situation, or one, you know, sort of which respects the UN and international law. And, you know, I think this is a matter of very great concern. I mean, I think our local representatives in local government here, yes, need to speak up, as we need to speak up inside the Labour Party, to make sure that basic principles of human rights and international law are respected. Right. I know there is a march and a protest has been organized in Sheffield. It is taking place on 31st. I think it's a Sunday. Mm-hmm. Could you tell us a little bit about that? Yes, well, it's the march. People will gather at 1:30 at Mount Pleasant Park, and you know, we hope that it will be very, very widely supported by people from all over the city, both people who have family and heritage links with Kashmir, and many who don't, who simply support on the basis of human rights and political solidarity. So it will be a march. I think probably that Maruf can give us more details about that, and there will be speakers at the City Hall when we arrive there. जावेद भाई आप म्यूट पे हैं. I don't know.
Come on, what's the matter with the system? Julie, thank you very much for joining us, and I'm sure it will be a successful demonstration in a march. And also, I'm going to ask a few questions to Ibrar and see what more information we can get together. Thank you very much for joining. My Thank you very pleasure. much. Thank you. You're welcome. Right, we have ex-councillor, Janab Maruf Hussain Saab. Ji, Assalamu alaikum. जी वास्सलाम का साहब बहुत शुक्रिया आपका मरूफ हुसैन और मोहम्मद मरूफ में अक्सर थोड़ा सा नाम के हवाले से थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है सो मोहम्मद मरूफ जी Mohammad Maruf, sorry, very sorry. Maruf Hussain from Rotherham and you, always we get mixed up. And there's also another Maruf Hussain in Netherlands as well. मरूफ एंड मरूफ राउफ एंड Right. Right, my apologies. मुझे आप ये बताएं सर कि ये जो मार्च और प्रोटेस्ट होने जा रहा है संडे को 31 को, इसके बारे में थोड़ा आप बताइएगा कि आपने क्यों ऑर्गेनाइज किया है, क्या जरूरत पड़ी इसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल का साहब आपके तमाम जो सामीन हैं उनको मेरा सलाम और मैं सिस्टर फॉर कश्मीर का बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने आलात उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का इनकाद किया उसको एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टर फॉर कश्मीर के नाम से बनाई और इस मार्च को ख़वातीन जो हमारी सिस्टर्स हैं वही इसको लीड कर रही हैं और उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया जो पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी कैंपेन शेफील्ड ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड कश्मीर सॉलिडारिटी कैंपेन शेफील्ड लेबर फ्रंट ऑफ पैलेस्टाइन हम सारे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ हम शामिल हैं और मैं ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तानी कश्मीर कम्युनिटी मैं उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का जो बुनियादी इंसानी बुनियादी हकूक़ पर यकीन रखती हैं और उन पर वो काम भी करते हैं और उन्होंने कश्मीर और पैलेस्टाइन के लिए अपनी जो सपोर्ट है वो हमारे साथ शामिल किया है उनका भी मैं बेहद मशकूर हूँ ये वाला जो मार्च है ये काजी साहब आप बखूबी आगाह हैं कि कश्मीर के अंदर और पैलेस्टाइन के अंदर जिस तरह की ब्रूटैलिटी दोनों जो रोग स्टेट्स हैं उन्होंने रवा रखी हुई है पैलेस्टाइन की सूरत में इजराइली जो गवर्नमेंट है उसने और कश्मीर के हवाले से अगर आप देखें तो इंडियन जो गवर्नमेंट है जिस तरह की ब्रूटैलिटी और जिस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस और दुनिया की एस्पिरेशंस के खिलाफ और वहाँ के जो अवाम है कश्मीरी और पैलेस्टीनियन उनकी विशेष के खिलाफ उन्होंने एक ब्रूटल ऑक्यूपेशन को कायम रखा हुआ है और एज ए रिजल्ट ऑब्वियसली देयर बी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं वहाँ पर ख़वातीन का रेप होता है वहाँ लोग डिस्प्लेस होते हैं होता है इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स होते हैं और ये सारा सब मैं समझता हूँ कि आज की जो डिसेंट दुनिया है उसके अंदर इन चीज़ों का होना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है जबकि हम एक ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हैं जब हम जमहूरी बादशाह के अंदर रहते हैं तो जबकि एक कानून अगर कुछ जंगल का कानून ख़त्म हो गया और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसकी जो विल है उसकी जो विश है ये दोनों कन्फ्लिक्ट जो है वो उनको पीसफुल सोल्यूशन तलाश किया जाए और कश्मीर के लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशंस पास किए हैं और इंडिया उनकी खिलाफवर्जी कर रहा है दूसरी तरफ पैलेस्टाइन के लिए ओस्लो अकॉर्ड में पूरी दुनिया की ये ख्वाहिश है कि जो है इजराइली उसने जो पैलेस्टाइन की जो जमीन है उसको ग्रैब किया हुआ उसका नाजायज कब्जा किया हुआ वो 1967 के बोर्ड चले यानी कि आप दोनों चीज़ों को इजराइल के हवाले से भी और मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी आपकी वैसे फीडबैक जो है वो बड़ी आ रही है हमें स्पीकर की बहरहाल ये आप सिर्फ टाइमिंग हमें बता दीजिएगा जाते जाते कि कितने बजे है और मार्च कहाँ से शुरू होगी और कहाँ जाएगी 31 अक्टूबर दिन 1:30 बजे माउंट प्लेजेंट पार्क जो एबडी रोड का है वहाँ से ये मार्च शुरू होगा और मार्च करते हुए लंदन रोड से सिटी के अंदर दाखिल होगा और मोड़ से होते हुए पेनिस्टल स्ट्रीट से फिर बाकसपुर जो एरिया है सिटी हॉल के बाहर वहाँ पर जाके ख़त्म होगा वहाँ पर स्पीचेस होंगी प्रोटेस्ट होगा लोगों ने झंडे उठाए होंगे लोग नारे लगा रहे होंगे आज़ादी के हक में और कश्मीरी और फलस्तीनी लोगों के हक में वहाँ पर स्पीचेस होंगी और उसके बाद ये मार्च खत्म हो जाएगा आपके रेडियो की वसाकत से आपकी ये प्रोग्राम की वसाकत से मेरे तमाम जो बहन भाई हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है
कि आप अगर आज़ादी पसंद हैं, आप अगर ये चाहते हैं कि कश्मीरी पैलेस्टीनियन आज़ाद हों, उनको इंसाफ मिले तो जरूर इस मार्च में शिरकत करें। खत्म हो, तो इस मार्च के अंदर प्लीज शामिल हों और शामिल होकर इसको कामयाब करें। मोहम्मद मारूफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वैसे अभी भी आप सुन रहे होंगे, बहुत फीडबैक आ रही है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, कैसा पता नहीं ये मेरी तरफ से है या आपकी तरफ से है, किसी और की तरफ से आ रहे हो, लेकिन जब मैं चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी, अब प्रोग्राम को ज़रा आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ स्टूडियो में एक और गेस्ट आन पहुंचे हैं। असदुल्ला भट्ट साहब हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं। जी असद भाई, अस्सलाम वालेकुम। और जावेद भाई, आपसे बड़ी बात चाहता हूँ कि आपको बहुत देर से मैंने बिठाया हुआ है। ठीक है जावेद भाई, कोई बात नहीं, पर आपका शुक्रिया कि आपने जो है वो मुझे लिया हुआ है प्रोग्राम में। नहीं, असल में पता है बात क्या है कि इतने सारे इशू थे आज, तो बिल्कुल बिल्कुल। आप पता है चौधरी साहब भी बड़ा गिला कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। टाइम नहीं है। जी जी, जावेद भाई आपको भी खुश आमदेद। और जी, जावेद भाई जो हैं वो अंपायरिंग भी करते हैं और माशाल्लाह क्रिकेट से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और असदुल्ला भट्ट साहब, जो मैंने आपको पहले बताया कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान में 95 मैचेस और ऑलराउंडर भी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। गुरु है सर, ये असद भाई जो है वो गुरु हैं क्रिकेट के। गुरु है। हाँ गुरु है। जी, असद भाई, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि ये एक जो सिलसिला शुरू हुआ है कि एक मुसलमान इंडिया टीम में खेल रहा है, मोहम्मद शमी, और इंडिया जो है वो मैच हार गया, बुरी तरह हार गया मैच। एक टीम ने तो जीतना ही होता है, पाकिस्तान जीत गई, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने, आई एम श्योर वो ज़्यादातर वही होंगे, ये जो अभी हुकूमत चल रही है उन्हीं के लोग होंगे, उन्होंने गाली गलौज का एक सिलसिला शुरू कर दिया है शमी पर कि ये मुसलमान है इसलिए हारे हैं और इसको पाकिस्तान भेजो। क्या आप कहेंगे इस पे? बैड है जावेद भाई, ये जो सोशल मीडिया पे बेसिकली आपको ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया चलता ही ऐसी न्यूज़ के ऊपर है जो नेगेटिव होती है, तो इसको मोर हाईलाइट करते हैं। रिएक्शन इंडिया का भी बुरा ही आना है मैच हारने के बाद, तो कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, किसी के ऊपर किसी को ब्लेम किया जा रहा है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में तो इनको इग्नोर कर देना चाहिए, जो इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, जितनी तवज्जो देंगे उतना ही मामला और बढ़ता जाएगा। सही है। तो बिकॉज वी नो दैट हमारे सब कॉन्टिनेंट में लोग, वी आर नॉट गुड लूजर्स। जब हम मैच हार जाते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जब पाकिस्तानी टीम हारती है तब भी जो है ना बड़ा शोर होता है हमारे अपने मुल्क में भी, और लोग बड़ा कुछ कहते हैं उनको। जावेद भाई, आप क्या कहेंगे कल का जो मैच हुआ था उस पे? जावेद भाई, मैं भी हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा। क्योंकि एक मतलब जीत तो अपनी जगह है, ठीक है, और वर्ल्ड कप का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, लेकिन एक जुमूद टूटा है। मतलब ये देखे ना कि वर्ल्ड कप पर में अब तक पाकिस्तान ने कोई मैच जो है वो इंडिया को नहीं हराया था। हालांकि वर्ल्ड कप 92 भी जो पाकिस्तान ने जीता, उसमें भी, उस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इंडिया से हार गया था। और इसके अलावा जो 2009 में जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता T20 का, उसमें भी वो इंडिया से हारे, लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप उन्होंने जीत लिया था। तो ये एक जुमूद टूटा है, और ये बहुत मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान जीता है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब आउटस्टैंडिंग जो है ना वो परफॉर्मेंस थी पूरी टीम की, बहुत अच्छा। ज़ाहिर है मैं हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी बहुत खुश हूँ। ठीक, चलें, ये तो हो गया, लेकिन जावेद भाई, असद भाई, आपसे भी ये कि इंडिया कभी भी T20 10 विकेटों से नहीं हारा, लेकिन कल क्या हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त हो गई है? क्या आगे चलकर जो मैचेस आ रहे हैं उनमें भी कुछ इसी किस्म का वो परफॉर्म कर सकेंगे? जी जो जहाँ तक ये कि 10 विकेटों से नहीं आ रहा, तो ये रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड होते ही टूटने के लिए। अच्छा। नए नए रिकॉर्ड बनते रहते हैं, पिछले रिकॉर्ड टूटते रहते हैं, तो इसमें तो यहाँ तक बात है। और हाँ, पाकिस्तान मैच बड़ा कन्विंसिंगली जीता है। सबसे पहले सब पाकिस्तानियों को मुबारकबाद मैच जीतने की। हाँ, कन्विंसिंग इस तरह जीता है, बड़े अच्छी तरीके से जीता है कि इंडिया की टीम, जो कि ज़ाहिर बल्कि हर बंदा जानता है इंडिया की टीम बड़ी अच्छी फॉर्म में, और अच्छा उनका सेटअप भी अच्छा था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, T20 हाई रैंकिंग में भी हाई हैं, प्लेयर्स भी बड़े इंटरनेशनल लेवल के हैं। लेकिन पाकिस्तान जो कि हमेशा डाउन था इतना ज़्यादा, और उसने ऐसा बाउंस बैक किया है
उसके ऊपर हमारे पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल और भी ज्यादा खुशी है कि वो क्या खुशी दोबाला हो गई है। वो क्या होता है, बाय वन गेट वन फ्री नहीं हो जाता कि आपने एक तो बाउंस बैक किया इंटरनेशनल क्रिकेट में और ऊपर से बाउंस बैक भी किस मुल्क के खिलाफ किया, बाउंसर ही कर दिया से कोई ऐसी खुशी दोबाला हो गई है सबकी। और मेरा ख्याल है यहाँ जी, और टीम की जहाँ टेक्निकली बात करूँ परफॉर्मेंस की, टॉस जीत के जब मैच टॉस जीत के पाकिस्तान ने बॉलिंग स्टार्ट की तो मैं समझा शायद कि ये गलत डिसीजन होगा बिकॉज जो पिचेस होती हैं वो डिफिकल्ट है इंडिया जो यूएई में यहाँ पे मेरे ख्याल में ये 150 160 इसमें भी टीमें मैच जीत सकेंगी क्योंकि ये वैसी पिचें नहीं है जैसे इंडिया पाकिस्तान में होती हैं वनडे में बनाई जाती हैं। तो मैंने कहा शायद ये मैच बाद में खेलना मुश्किल होगा, हालांकि शुरू में भी मुश्किल होगा, लेकिन जो वर्कआउट हुआ कोई इवनिंग में आई थिंक ये बेटर है कि अगर आप सेकंड बैटिंग करते हैं तो इसका। और हमारे लड़कों की स्पेशली स्टार्ट बड़ी गुड था, छोटा सा तो गेम होता है, फॉर्मेट है, उसी में आपने क्विकली सक्सेशन में आपने करना है। तो जिससे शायद वो शाहीन अफरीदी ने आउट किया रोहित शर्मा को, इतने खतरनाक प्लेयर, फिर कुणाल को, उसको राहुल को आउट किया, राहुल को विकेट बड़ी जबरदस्त जी। सो उसके साथ इंडिया बैकफुट पे आ गई बड़ी टीमें बैकफुट पे भी जल्दी आ जाती, उनको आदत नहीं होती इस तरह के कोई उनके ऊपर अटैक हो जाए तो वो देर नॉट यूज टू, फिर भी उन्होंने किया। तो ये शाहीन अफरीदी का स्टार्ट बहुत अच्छा था, उसके बाद हमने अच्छी बॉलिंग करते रहे, जैसा स्पिनर्स भी ठीक करते रहे। मेरे ख्याल में शादाब को थोड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है बॉलिंग में, वो थोड़ी लूज बॉलें फेंक रहा था उस वक्त में, लेकिन इन दी एंड वर्कआउट ओके। और बैटिंग सो माशाल्लाह, बैटिंग तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया हमारे ये दोनों प्लेयर, ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये किसी भी इंटरनेशनल टीम को बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने कितने कई सालों से ये प्रूव करते आ रहे हैं, कई मैचों से, कि ये किसी भी इंटरनेशनल टीम के खिलाफ उनको ये खतरा उनके लिए है। तो इसमें भी बड़ा अच्छा हुआ और हम जीत तो रहे थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल किसी को भी पता था कि हम 10 विकेटों से जीत जाएंगे। अच्छा जावेद भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो लास्ट मिनट वो क्या कहते हैं lastminute.com जो टीम में चेंजेस हुई हैं, क्या इसका फर्क पड़ा है? इसका फर्क जावेद भाई अभी ये देखेंगे, अभी नजर नहीं आ रहा है उसका फर्क ना, क्योंकि वो लड़के तो खेले ही नहीं है जिनको आखिरी मौके उस पे ऐड किया गया है। लेकिन डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो आया ही होगा टीम में कि जो बैट्समैन बहुत आराम से खेल रहे थे और बाकी जो अंदर बैठे हुए थे बैठ करके वो भी बड़े सुकून से बैठे हुए थे कि ठीक है जी पीछे हैं खेलने वाले। तो इस डेफिनेटली अब ये देखेंगे अगले मैचों में, क्योंकि ये पाकिस्तान ये मैच जीत तो गया है, एक टेस्ट था इंडिया से जीतने की नर्वसनेस खत्म करने का, वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया, पहला मैच जीत लिया और ग्रुप की सबसे टॉप की टीम से मैच जीत लिया है। तो बाकी मैचेस जो है निस्बतन थोड़े आसान होंगे, लेकिन मतलब पाकिस्तानी टीम को जो ना उसको ये रिलैक्स नहीं हो जाना चाहिए कि बाकी आपको याद होगा कि बांग्लादेश से हार गए थे एक दफा, बिल्कुल हाँ, तो ये प्रॉब्लम, तो वो ये इसमें आयरलैंड से भी हारे हुए हैं। डेफिनेटली अभी बहुत सारे टेस्ट और होने हैं, मतलब ये दो जो बैट्समैन खेले हैं ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कैलकुलेटेड इनिंग इन्होंने खेली है, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी थी, एवरेज जो है उन्होंने कहीं पे भी जो है हाथ से नहीं जाने दिया था, और जब बीच के कुछ ओवर्स में जो जब रन नहीं बन रहे थे तो पैनिक नहीं हुए, वो आराम से सिंगल डबल लेके जो खेलते रहे और फिर आखिर में उन्होंने एवरेज उसको बराबर कर लिया था। तो ये बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग थी। अब देखना ये है कि अगर ये दोनों नहीं चलते तो उसके बाद वाले उसको संभालते हैं कि नहीं संभालते, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पैनिक का है। ये सही बात है जी। आप क्या कहेंगे ये जो चेंजेस हुई? एक बात मैं कर दूं, ये जो T20 होती है ना, इसमें इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होता, बड़ी टीम कौन सी है छोटी टीम कौन सी है। जैसे आप कह रहे हैं कि हमने इंडिया को हरा दिया तो दूसरे मैच आसान होंगे, ये T20 में कोई टीम भी आपको सरप्राइज पछाड़ सकती है। ठीक है। तो T20 में इतना मार्जिन नहीं होता कि संभलने का मौका नहीं मिलता है, कि आप पीछे लग जाते हैं ना, पीछे हो जाते हैं टीम से, आप लूजिंग साइड पे आ जाते हैं जी। तो मौका नहीं मिलता आपको ना, टाइम नहीं होता कि आप उसको रिकवर करके दोबारा आप डोमिनेट पोजीशन में आए। तो T20 बड़ा खतरनाक है इस हिसाब से। टीम में बहुत डिफरेंस था, ये मैं अपनी वो यानी जो उनकी फील्डिंग थी उसमें नजर आ रहा था। मैंने जो फर्क देखा टीम का, एक जो प्लेइंग 11 में एक जल होना, हंगर होती है, जीतने की ख्वाहिश होती है, पैशन होता है, जिस तरह वो 100% से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम मैच में परफॉर्म करें। सही है। तो सारी टीम ऐसे लग रही थी, कोई इधर डाइविंग मार रहा है उधर डाइविंग भी ना। मैं पाकिस्तानी लड़कों को हमेशा से देखता हूँ, जानता हूँ पर्सनली क्यों,
हम इस तरह की बहुत कम हम लोग देखते हैं कि जब इतनी डाइवें मार रही है और गेंद को जाने नहीं देना, आपने देखा ना, हमने को कैच छोड़े, फील्डिंग भी कोई मिस नहीं किया हमने। सो एक जेल ऐसा खतरनाक तरीके से हमारी पाकिस्तान टीम खेली जो मुझे देख के बहुत खुशी हुई, इतना मोटिवेटेड थे। और ये मेरे ख्याल में ये इस डाउन टू द रमीज राजा जो हमारा पीछे आया हुआ है। अच्छा, रमीज राजा ने इनको मेंटोरिंग किया, वो आई थिंक अब हर इज इन यूएई एज वेल, और वो जिस तरह का आदमी है, द वे ही अचीव्ड इज वो कोई इज अचीवर, इज अ डूअर। सो जिस तरह उसने खुद अपने आप को अचीव करता, उसने इनको मेंटोर किया एंड इनको कॉन्फिडेंस दिया लड़कों को के, और लड़के ट्रस्टिंग रमीज राजा, मेरे ख्याल में ये लग रहा है कि मैनेजमेंट पे ट्रस्ट कर रहे हैं। और सिकलान मुश्ताक नया कोच आए हैं, टोटली मेरे ख्याल में मैनेजमेंट भी बदल गया और पीछे चेयरमैन भी बदल गया, मोटिवेशन बदल गया टीम की। और वही टीम जो हमारी लग रही थी कि ये हारने वाली टीम है, ये वही टीम है। देखो हाँ, वो चेंजिंग जारी बात है, वो कुछ लड़के भी बदल गए, वो जो पहले जी बिल्कुल सेलेक्टर ने जो अपने कुछ दोस्तों के अपने बच्चों को लेके आया हुआ था, और वो भी हैं अभी, वो कई एक दो है लेकिन वो टीम में नहीं खेले। सो टीम ओवरऑल बहुत अच्छा खेली है, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत टफ टाइम देगी दूसरी टीमों को, इसी तरह ये जिस तरह खेल रहे हैं, और ये कंटिन्यू रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है कि द वे दे स्टार्टेड दे गोना डू वेरी वेल। आई होप सो। जावेद भाई, आप कैसे देखते हैं? सरफराज जो है वो भी टीम में शामिल है, लेकिन रिजवान जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, तो क्या सरफराज को मौका मिल सकेगा? नहीं, फिलहाल इस सेटअप में तो नजर नहीं आ रहा कि सिवाय इसके कि खुदा ना खास्ता कोई इंजरी वगैरह हो जाए। वैसे तो खैर मतलब एज ए क्रिकेट एनालिस्ट अगर मैं अपने आप को कहूं कि मैं क्रिकेट एनालाइज करता हूं पाकिस्तान की टीम की, तो सरफराज और रिजवान दोनों की जगह बन सकती है अगर कैप्टन खिलाना चाहे, क्योंकि सरफराज जो है वो विकेट कीपिंग कर सकता है, और रिजवान जो है वो किसी भी जगह का बहुत ही अच्छा फील्डर है, बहुत ही सुपर किस्म का फील्डर है, वो हर किसी भी जगह पे फील्डिंग अच्छी कर सकता है, और बैट्समैन तो वो है ही अच्छा, वो ओपनर स्पेशली T20 का ओपनर भी बहुत अच्छा है। तो अगर मतलब मैनेजमेंट ये चाहे कि ये एक एडिशनली एक बैट्समैन को अगर वो खिलाना चाहे तो सरफराज को ला सकते हैं, लेकिन मतलब अभी ऐसा कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि दो विकेट कीपर्स को जो ना वो एक साथ खिलाया जाए, क्योंकि अभी उनको बैट्समैनों की भी जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि ऑलराउंडर्स भी इस वक्त खेल रहे हैं पाकिस्तान की टीम में। सही है। मेरे ख्याल में हॉर्सेस वो कोर्सेज होने चाहिए। अगर आपके पास विकेट कीपर बैट्समैन बेटर है, सो यू गो फॉर द बेटर वन। आपको ये फेवर देनी और फेवर लेनी के वो उसमें नहीं आना चाहिए। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, जो अच्छा खेलता है, जिसकी टीम को जरूरत है, उसको सेलेक्ट करें, बजाय आप नाम देखें और उसका ये देखें। और उसके अलावा भी जो हमारे भी लड़के तो हमने बैट्समैन देखे नहीं है, तो हमें उनमें भी जो बेटर खेलने वाले उन्हीं को सिर्फ सेलेक्ट करना चाहिए, रिगार्डलेस के हम फेवर दें किसी को या अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग, जो बेटर है टीम के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, सोशल मीडिया पे जावेद भाई बहुत ये एक बात चल रही है कि जी कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं है कि जी इंडिया का ये सारा हाथ था कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान को छोड़ के एकदम चली गई, तो इंडिया को तो हरा दिया है, अब बाकी रह गई न्यूजीलैंड, कल उनका मैच है, क्या ख्याल है, क्या समझते हैं? जावेद, जाती तौर पर मेरी भी यही ख्वाहिश है कि न्यूजीलैंड को भी जो ना उसी तरीके से लिया जाए। अच्छा, इसने उनको नहीं छोड़ना, जैसे रमीज ने कहा था, रमीज ने जैसे ही उन्होंने वापसी का वो किया था, रमीज ने यही कहा था कि हम उनको मैदानों में बताएंगे, तो होना यही चाहिए कि उनको मैदानों में बताएं कि भाई आपने जो है वो क्या मिस किया है। सही है। चलें जावेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड सॉरी फॉर द वेट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग मी, बहुत शुक्रिया आपका। और यही था आज का प्रोग्राम, और उम्मीद करता हूँ, वैसे TLP जो हैं, आपने गुफ्तगू सुनी जो पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे उनकी, आप क्या समझते हैं? क्या ये सियासत हो रही है, मज़हब पे सियासत चल रही है, ये क्या हो रहा है? बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बुध को सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी कि साद रिजवी को रिहा किया जाता है या नहीं, और अगर नहीं किया जाता तो उसकी मतलब कि क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे हुकूमत पर, अवाम पर। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे दूसरे किसी प्रोग्राम में, और अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। और भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।